नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम सभी का स्वागत है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का यह महापर्व है, एकता और सद्भावना इसे बना कर रखने वाला यह पर्व है। रंगों में तो आजकल बहुत सारी मिलावटें हो गई है, बस अपने अंदर मिलावट मत लाइए और हमेशा इस पर्व में यह याद रखें कि बचपन के जो मित्र हैं आपके, उनके साथ प्रयास करें आप होली खेलें। अधिक से अधिक समय आप अपने बचपन के मित्र को दें, क्योंकि हर कोई आपसे दूरी बना सकता है, लेकिन बचपन का जो मित्र है आपका, वो आपसे कभी दूरी नहीं बना सकता है। और उसके साथ जो होली खेलने का जो मज़ा है, वो किसी औरों के साथ होली खेलने का मज़ा नहीं है। इसलिए प्रयास करें जो सही और सुव्यवस्थित ढंग से है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें और शांतिपूर्वक इस होली पर्व का आनंद लीजिए और एक आदर व सम्मान पूर्वक सभी लोगों के साथ होली खेलिए और बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को ढेर सारा प्यार दीजिए इस महापर्व में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ग्राम उजाला योजना। भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को कब तो भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में सस्ते दरों पर एलईडी बल्ब अब गांव के व्यक्तियों को प्रदान करेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना लॉन्च किया गया। ग्राम उजाला योजना लॉन्च किया गया। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह ने किया था। किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री राज कुमार सिंह के द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका फोटो दिया गया है। श्री राज कुमार सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा ग्राम उजाला प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा और देखते हैं इस योजना के बारे में। ग्राम उजाला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करेगी। यह भारत में इस तरह की पहली योजना है। यह इन क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान करेगी। अब बताइए, जिस बल्ब का दाम 100 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया है, उस बल्ब को भारत सरकार के द्वारा मात्र 10 रुपया में गाँव में मतलब क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रदान किया जाएगा। इससे क्या होगा कि बिजली की बचत होगी। बिजली का जो बचत है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब मिसयूज नहीं होगा और जो भी यूज होगा उसमें कम खर्च होगा और ग्राहक को फ़ायदा क्या है कि बिजली का जो बिल है उनका वह कम आएगा उनका। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ग्राम उजाला योजना, एक उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार द्वारा महिलाओं को गैस सिलेंडर देने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया था, जिसका टारगेट 8 करोड़ था। शुरू में 5 करोड़ था, बढ़ाकर फिर 8 करोड़ लोगों को कर दिया गया है। और यह है ग्राम उजाला योजना, क्योंकि लाइट बढ़ेगा तब तो उजाला आएगी। यह योजना सरकार के समर्थन या सब्सिडी के साथ नहीं आती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कंजर्वेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा बल्बों की पेशकश की जाती है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में कुछ 600 मिलियन एलईडी वितरित करने का प्रस्ताव है। इस योजना से ग्रामीण उपभोक्ताओं की ताप दीप्त और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बल्बों को वापस लेने का भी प्रस्ताव करती है। बल्ब जमा करने के बाद उपभोक्ताओं को 7 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। 7 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह सीडीपीओ के लिए, अंकेक्षक के लिए और बिहार बीपीएससी 67 में जो आएगा उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय योजना है और केंद्रीय योजना होने के बावजूद भी यह बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया। यह याद रखना है। यहाँ से पहले चरण में आरा जो बिहार में पड़ता है, विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश पड़ता है, वाराणसी जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है और पश्चिमी गुजरात के गाँव में लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। तो याद रखेंगे इस योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो आरा जिले से। आरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इस योजना से किन किन राज्यों को, पहले चरण में किन किन राज्यों को लाभान्वित किया जाएगा? तो बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात,
कुल मिलाकर 5 स्टेट को इस योजना के पहले चरण से लाभान्वित किया जाएगा। यह भी आप यहाँ से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंडिया कैम्प 2021, सदानंद गौड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने इंडिया कैम्प 2021 का उद्घाटन किया। इंडिया कैम्प 2021 का उद्घाटन किस बार किया गया? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में 11वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन है यह रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और लगातार पूछा जा रहा है। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया। यह 17 से 19 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया। इंडिया कैम्प एक प्रदर्शनी, एक मेला है जो नई दिल्ली में यह शुभारंभ किया गया इसका, जो कब से चला? तो 17 से लेकर 19 मार्च 2021 से चला। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो सदानंद गौड़ा। या आपसे पूछे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो सदानंद गौड़ा। तो इस तरह से आप यहाँ से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए HK मित्तल की अध्यक्षता में सरकार की विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को निष्पादित और मॉनिटर करने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग HK मित्तल करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए किसके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया? तो बता सकते हैं HK मित्तल समिति। किसकी अध्यक्षता में? तो HK मित्तल की अध्यक्षता में सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार कमेटी का गठन किया गया। तो इनका नाम याद रखना यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत का पहला मोबाइल ऐप स्टोर, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऐप स्टोर, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, यह याद रखेंगे, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर को विकसित और मजबूत करने की लेकर इच्छुक है भारत सरकार द्वारा। सरकारी और निजी ऐप्स के लिए यह डिजिटल ऐप स्टोर भारत के आत्मनिर्भरता के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं मोबाइल सेवा सिटीजन सर्विस ऑन मोबाइल फ़ोन्स, SMS, IVRS, USSD मोबाइल ऐप्स। तो वह इस तरह से वह एक ऐप है भारत सरकार द्वारा जिसे आपका शुभारंभ किया गया। भारत मोबाइल ऐप्स का सबसे बड़ा उपयोग करता है। भारत ऐप मार्केट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार एंड्रॉयड पर लगभग 5% ऐप भारतीय ऐप डेवलपर्स द्वारा विकसित किए गए थे। भारत के अपने ऐप स्टोर की अनुपस्थिति में डिजिटल सेवा के लिए गूगल और एप्पल पर निर्भरता ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर मोबाइल सेवा मित्र द्वारा शुरू की गई और CDAC द्वारा लागू की गई एक अभिनव पहल है जो देश के सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर SMS, IVRS, USSD मोबाइल एप्लीकेशन और ऐप स्टोर से मोबाइल के विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से अपनी सेवाएं देने में सक्षम बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल जीवन मिशन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र ने साझेदारी की। जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में 11 जल संकट वाले जिलों में नल से पानी के कनेक्शन लाने के लिए 22 मार्च 2021 को अत्यंत महत्वपूर्ण जल शक्ति मिशन या जल जीवन मिशन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र ने या किसके साथ समझौता किया? तो बता सकते हैं संयुक्त यूएनओ के बारे में समझ सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1950 को यूएनओ की स्थापना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को, और लागू मतलब क्या शुरू कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। और इसमें कुल कितना देश भाग लिया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में कुल 61 मतलब 61 कंट्री पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के तत्पश्चात या तुरंत बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ नामक एक नया वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे विश्व में इस तरह की जो घटना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब क्या दोबारा यह घटना नहीं घटे, इस पर कंट्रोल करने के लिए, इस पर मतलब क्या ध्यान देने के लिए, इस तरह की चीज़ से निपटने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ, मतलब क्या संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के 11 जल संकट वाले जिलों में नल से पानी के कनेक्शन लाने के लिए कब क्या समझौता? तो 22 मार्च 2021 को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस और डेनमार्क सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ?
तो यूएनओ के साथ और डेनमार्क के साथ। किसके लिए? तो जल जीवन मिशन के लिए। किसने किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इस प्रकार से कुछ आप पिक्स देख सकते हैं। वर्ल्ड वाटर डे के दिन यह समझौता किया गया, यह आप यहाँ से देख सकते हैं। और यह है हमारे देश के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री। तो चलिए देखते हैं इसके संबंध में कुछ और। जल जीवन मिशन, यह मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसे व्यक्तिगत घरेलू नल कलेक्शन द्वारा सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कल्पना की गई है। यह 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह कार्यक्रम ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वर्षा जल संचयन और जल संचयन माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपभोग जैसे स्रोत स्थिर उपायों को अनिवार्य तत्वों के रूप में लागू करता है। मिशन पानी के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान करना, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रभावित गांवों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस योजना के प्रावधानों को प्राथमिकता देना था। आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना भी इसका उद्देश्य था। नल के पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी करना, यह 4-5 जो मुख्य उद्देश्य था यह इसका था। अब कहिए कि यह तो हमसे प्रश्न पूछता नहीं है प्री में आपसे, यदि हम इस तरह से करंट को पढ़ते हैं तो प्री में वो किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। वो मेंस में वो इस तरह से वो कनेक्शन करके वो पूछता है करंट अफेयर्स को, तो वहाँ पर आपको लिखने में यह सहूलियत होगी। तो करंट पढ़ने का एक तरीका होता है कि सिर्फ आप वन लाइनर ना पढ़ें, उससे संबंधित आसपास जैसे उसका उद्देश्य क्या है, उसको शुरू कब किया गया, किसके साथ किया गया, और उस योजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया, और उस योजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है। इन सारी बातों को यदि आप याद रखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स है वो मजबूत होता चला जाएगा। धीरे धीरे आपका करंट अफेयर्स पर एक मजबूत पकड़ हो जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी एग्जाम करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को आपसे छूटने का संभावना जो प्रश्न वो बहुत कम रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत सशस्त्र सेना दुनिया में चौथी सबसे मजबूत सेना बनी, यह यहाँ से याद रखेंगे। बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान शुरू करेगा सामाजिक न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान, कौन सा अभियान? पोषण अभियान शुरू करने जा रहा है ताकि उन्हें पोषण सहायता प्रदान किया जा सके। किसके लिए? तो बुजुर्गों के लिए। कौन सा अभियान? देखिए क्या है, पोषण अभियान पीएम्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। मतलब क्या है? बच्चों के लिए नहीं, यह है बुजुर्गों के लिए। इस मिशन के तहत उन बुजुर्ग को सहायता प्रदान की जाएगी जो ओल्ड एज होम्स में नहीं रहते हैं और कुपोषण के शिकार हैं। यह मिशन स्वस्थ खाद्य सामग्री की खरीद पर ध्यान केंद्रित करेगा जो स्थानीय रूप से गर्म पकाए गए मध्याह्न भोजन के लिए उपलब्ध है। यह योजना ग्राम पंचायतों और शहरी नगरपालिकाओं द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। पूछ सकता है कि पोषण अभियान जिसका संबंध बुजुर्गों से है, इसका मतलब क्या, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा या इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत और शहरी नगरपालिकाओं के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का उपयोग मिशन को फंड प्रदान करने और कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक छाता योजना के तहत कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कहा जाता है। यह योजना वित्तीय सुरक्षा, आश्रय और कल्याण, स्वास्थ्य और पोषण, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, जागरूकता सृजन प्रदान करती है। तो इस योजना को थोड़ा सा आप इस तरह से आप याद रखेंगे। आप वित्त विधेयक 2021 संसद पारित। संसद ने 23 मार्च 2021 को वित्त विधेयक 2021 फाइनेंशियल 2021 पारित किया है। इस विधेयक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लाने का प्रयास किया गया है। तो वित्तीय विधेयक कब पारित किया गया? 23 मार्च 2021 को। और बजट कब रखा गया? 1 फरवरी 2021 को। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे।
संसद के निचले सदन मतलब क्या लोकसभा एज ए लोअर हाउस एज ए पीपुल्स असेंबली, मतलब क्या लोगों का सदन क्यों, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा लोगों के लिए यहाँ पर उठा मतलब क्या मुद्दा उठाया जाता है, इसलिए इसे लोगों का सदन कहते हैं, एज ए निम्न हाउस कहते हैं इसे। और यहीं पर लोकसभा में ही लोगों से संबंधित मुद्दा को उठाया जाता है और यहीं पर आम जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति आम जनता की तरफ से प्रतिनिधित्व करते मतलब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनका कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं को लोकसभा में संसद में रखने का कार्य करते हैं। तो संसद की निचले सदन द्वारा कई संशोधनों के साथ विधेयक पारित किया गया। यह उन प्रस्तावों में कुछ बदलावों का प्रस्ताव करता है जो केंद्रीय बजट जो 1 फरवरी 2021 को पारित किया गया, ताकि व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके और अनुपालन बोझ को कम किया जा सके। फाइनेंस बिल 2021। पावर ग्रिड ने प्रणीत की स्थापना की। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामक केंद्रीय PSU ने प्रणीत नामों से एक ई टेंडरिंग पोर्टल की स्थापना की। यह पोर्टल कम कागजी कार्रवाई, संचालन में आसानी और निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। इस पोर्टल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता से संबंधित के लिए इसका स्थापना किया गया। भारत का यह एकमात्र संगठन है जिसका SAP सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर एक ई प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन है जो सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़ी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई और एक महारत्न कंपनी है। तो यह याद रखेंगे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कौन सी कंपनी है, तो यह एक महारत्न कंपनी है। इस कंपनी का स्वामित्व ऊर्जा मंत्रालय के पास है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है, जहाँ पर सौर ऊर्जा का मुख्यालय है। यह कंपनी मुख्य रूप से पावर ट्रांसमिशन में कार्यरत है। यह कंपनी अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से भारत भर में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 50% संचालित करता है। भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क आंध्र प्रदेश किसी द्वारा, तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। यहाँ पर सरकार द्वारा क्यों बोला गया है, NGO के द्वारा ऑलरेडी पहले से है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा लागू करने वाला एम्बुलेंस पशुओं के लिए शुरू करने वाला यह पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एम्बुलेंस नेटवर्क संकटग्रस्त जानवरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उन्हें उचित पशु स्वास्थ्य देखभाल केंद्र पर पहुंचाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। पशुपालन विभाग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। यह मतलब कह सकते हैं आप, यह बहुत बड़ी बात है और यह होनी भी चाहिए। आप जिस तरह से आज मानव बीमार हो रहा है, जिस तरह से मानवों का ट्रीटमेंट हो रहा है, उस तरह से पशुओं का, क्योंकि वो भी तो एक जीव है। हाँ, अंतर ये है कि वह बोल नहीं सकता है और वो बोल सकता है, लेकिन हम लोग उसकी भाषा को समझ नहीं सकते, बस अंतर इतना ही है। तो इसलिए सरकार के द्वारा उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है और यह कदम उठाना बहुत ही प्रशंसनीय भी है उस स्टेट के लिए। और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सभी स्टेट में इस तरह का योजना जो है वो लागू करना चाहिए, क्योंकि पशुओं का जो आप हाल देखिएगा, खास करके गाय का जो आप हाल देखिएगा, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, अधिकांश स्टेट में देखिएगा जो सड़क पर जो गाय मतलब कि घूमती रहती है, कितना बीमारी रहता है उसे, वो प्लास्टिक का थैला खाती रहती है, कितना थैला उसके पेट में जाके जमा हो जाता है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो यह एक अच्छी पहल होगी गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट यदि उसको स्थापित करती है तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास किए और एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है कि इस महापर्व को, इस होली पर्व को बहुत ही अच्छे और सद्भावना और शांतिपूर्वक मनाएं और हर्षोल्लास के साथ इस होली पर्व को मनाएं, अपनों के साथ मनाएं और सेफ रहकर इस होली को मनाएं। धन्यवाद।